नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 13 फरवरी और 13 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश और औद्योगिक आपदाएं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। रिसेंटली अभी नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि है वहां पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तो हमसे क्या क्वेश्चन आएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जो है, इनके नाम पर भारत में काफी सारी चीजें हैं। तो हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स को पता ना हो कि ये दीनदयाल उपाध्याय कौन है। तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये पॉलिटिशियन जो है, इनका जन्म और इनसे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता दूं। ये जो पर्सन है, ये मथुरा के नंगला चंद्रभान विलेज में इनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ उस समय इसका नाम जो है, यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु भी यूपी में ही। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इनका पहले जो है ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ। इनकी जो पूरी सारी पढ़ाई थी वो सिक्कर के स्कूल में हुई थी। और उसके बाद सारी चीजें होने के बाद ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपेयर हुए थे और वहां पर इन्होंने धोती कुर्ता और कैप पहना था। तब से इनका नाम पंडित जी के रूप में आने लगा। और इनका जो है आरएसएस के साथ जुड़ाव था। आरएसएस 1937 में श्री नानाजी देशमुख और भाऊ जुगाड़े के इन्फ्लुएंस में ये जुड़ जाते हैं। किसके साथ? आरएसएस के साथ। ठीक है। आरएसएस के फाउंडर जो है, ये उनसे भी मिलते हैं। आरएसएस के फाउंडर कौन है? वो है के बी हेगड़ेवार। और वहां पर ये काम भी करना स्टार्ट करते हैं। 40 डेज का समर कैंप अटेंड करते हैं, जहां पर ये सब काफी चीजें देखने शुरू करते हैं। और इनको वहां पर स्वयं सेवक ऑफ आरएसएस के रूप में जाना जाता था। वहीं पर इन्होंने अपनी राष्ट्र धर्म के नाम से एक जो न्यूज़पेपर है, जर्नल है, उसको भी स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे आरएसएस का जो है यहाँ पर, उसका एक इन्होंने यहाँ पर अलग से एक टर्म बनाई जिसका नाम है संघ परिवार। इन्होंने संघ परिवार के साथ मिलकर के एक और यहाँ पर डेवलप करी। उसके बाद ये यूपी ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हो गए। लोकसभा सीट जौनपुर उत्तर प्रदेश में इन्होंने इलेक्शंस भी जीते यहाँ पर। और फिर उसके बाद 1953 से 1968 में ये भारतीय जनसंघ के हेड भी बन के रहे, जनसंघ के। ठीक है। कैलिकट सेशन में बनते हैं। और कुछ ऐसा और कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने यहीं पर ही, जब ये इस समय थे, यहीं पर इन्होंने पंचजन्य और स्वदेशी, देखो इनके नाम ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में अपने अलग से नोट्स बनाओ। आप लोगों ने एक अलग से नोटबुक बनाई होगी जिसमें आप सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में लिखते हो। तो पंचजन्य और स्वदेश नाम से इन्होंने एक वीकली स्टार्ट करी, एडिटर थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो है शंकराचार्य की बायोग्राफी भी लिखी है। प्लीज इसको लिख लीजिए, शंकराचार्य। जो शंकराचार्य है उनकी बायोग्राफी भी ये लिख चुके हैं। शंकराचार्य अद्वैत वेदांता हिंदू मठ के आदि शंकरा के ये जुड़े हुए थे, उनसे जुड़े हुए पर्सन थे ये वाले। तो वहीं से इन्होंने ये लिखी नाम। और चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर भी इन्होंने ड्रामा लिखा है। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने क्या चीज स्टार्ट करी है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट करा जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद ये जनसंघ को का स्टार्टिंग थी। और फिर बीजेपी,
जो है बाद में चल के बीजेपी की भी ये एक कॉन्सेप्ट बन गया। इन्होंने यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, उन्होंने यहाँ पर सर्वोदय, ग्राम स्वराज, स्वदेशी, सारे प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके क्या बनाया है, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, और इस तरीके से ही इनका कॉन्सेप्ट आगे चलता गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसीलिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। याद रखिएगा इनकी सारी बायोग्राफी जो मैंने आपको बताई है, जो नाम बताए हैं वो सब भी याद रखिएगा। इनकी फिर डेथ हो जाती है 1968 यूपी में ही, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर वाराणसी चंदौली बॉर्डर पर 63 फीट का टॉल स्टैच्यू बनाया गया है। पंचा लोहा स्टैच्यू बीजेपी का सबसे बड़ा, वन ऑफ द स्टैच्यू है, बीजेपी की आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। साथ ही साथ 2014 में भी आजीविका मिशन इन्हीं के नाम पर, बाद में इसका नाम चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना, सुना होगा आप लोगों ने, जो है आपको खाने की सप्लाई के लिए बेसिकली ये है। और 2018 में एक केबल ब्रिज भी यहाँ पर बनाई गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज के नाम से भी बनाई गई है। इवन जो कांडला पोर्ट है गुजरात का, कांडला पोर्ट, उसका नाम भी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। मेरे घर के पास एक दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज भी है, वो भी यहीं बना हुआ है। मतलब दीनदयाल के नाम से देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन इंडिया। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ ये। और साथ में राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जो है एक सब लोग मिल करके काम करते थे, कई बार उसको लोहिया दीनदयाल प्रोग्राम के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो उस समय काम किया करते थे। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो मैंने आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एग्जाम में सब चीजें पूछी जा सकती हैं। और बीजेपी के, आप कह लीजिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से पहले भारतीय जनसंघ 1951 से 77 तक चलती थी, जिसको स्टार्ट करवाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। भारतीय जनसंघ के रूप में, जनसंघ के नाम से कहते थे, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। फिर उसके बाद ये मिलकर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रूप में बन गई, आरएसएस के रूप में। और फिर उसके बाद से ये चीज चलने लगी, और उसके बाद यहाँ पे जो है, और इसको फाउंड करने वाले जो है वो दीनदयाल उपाध्याय भी हैं। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, जितना जितना मैंने यहाँ पर बताया है पूरे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी के ऊपर। फूड सिक्योरिटी क्या है, अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है एक न्यूज में ये टर्म आई है कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, उस सिक्योरिटी एक्ट ने 75% गांव की पॉपुलेशन और 50% शहरों की पॉपुलेशन को कवर कर लिया है। एक्चुअली में जो यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यहाँ पर ये जो बताया जा रहा था कि हर एक प्रतिमाह 35 किलो का जो अनाज है, हर महीने जो है वो हर पर्सन, मतलब मान के चलो कि 5 किलो एक पर्सन को मिलेगा ही मिलेगा, ये यहाँ पर दिया जाएगा पुअर पीपल को। ठीक है, और ये सब कुछ किया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। लाभार्थियों को पूरा जो है कोई परिवर्तन नहीं किया है, सबको यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए पोर्टल भी है प्रॉपरली, हर एक वेबसाइट पे आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल भी आपको अवेलेबल होगा। अगर आप कभी चाहे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, 12 सितंबर 2013 को इसको साइन किया गया था। मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 2013 में, उनमें स्टार्ट किया था। इसी में आपका पूरा सिस्टम आता है कि जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिड डे मील देते हैं, ये सारी चीजें इसी में इंक्लूड करवा दी गई थी। इसमें राइस जो है वो बहुत कम में प्राइस पे 3 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। जो वीट है, गेहूं है, वो 2 रुपए किलो, बाकी जो ज्वार बाजरा वगैरह होता है वो 1 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। और जो ऐसी वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या कोई बच्चे जो है, उनको यहाँ पर फ्री अमाउंट में भी यहाँ पे सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी सरकारों ने इसको काफी अच्छे लेवल पे कंप्लीट किया। और आज के टाइम पे मैंने आपको जो ये इसकी बताई है लाइन, ये याद रखिएगा कितना परसेंट ये रीच कर पाया है। ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बन सकता है कि कितना अमाउंट में ये रीच कर पाया है, ये कितना जो है लोगों तक पहुंच पाई है ये स्कीम, उसके लिए। ठीक है ना। और राशन कार्ड भी यहाँ पे इशू किए जाएंगे, जो भी वुमेन वहाँ की सबसे बड़ी होगी 18 साल से ऊपर, कोई भी वुमेन है उसके नाम पर राशन कार्ड भी इशू करवाए जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं ताकि खाने का बर्डन लोगों के ऊपर से कम किया जा सके। उसी पर्सपेक्टिव से इस पूरी चीज को किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे को स्टार्ट करती है और आप देख सकते हो 2011 के सेंसस के हिसाब से 81.35 करोड़ लोग इस पूरे सिस्टम के अंडर आ चुके हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जब हम पूरे एक लोगों के हक के अकॉर्डिंग उनको सारा यहाँ पे खाना पहुंचा रही है। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट सरकार द्वारा किया गया, अनडाउटेडली बिल्कुल किया गया है। खाद्य सुरक्षा क्या होता है? फूड सिक्योरिटी की बात करूं, मतलब कि हर एक को फूड मिलना चाहिए। फूड की अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, मतलब हर एक के पास उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी पुअर पीपल हो। सबको यहाँ पर जो भी संवेदनशील है, कैसा भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो खाद्य है उसकी सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, और सब कोई जो फूड सिक्योरिटी में अब जो गरीब है वो यहाँ पर किस पे डिपेंड रहता है? सरकार के ऊपर। सरकार यहाँ पर जो है उनको फूड देती है। इंडिया जो है फूड ग्रेन्स में अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना पाया, 1970 के दशक से बना पाया है आराम से, आज के टाइम पे भी बना रहा है इंडिया यहाँ पर काफी हद तक। वर्तमान में भी भारत जो है वो चावल और गेहूं, इनको काफी हद तक जो है सेल्फ सफिशिएंट बना पाया है। तो बस वही है, खाद्य जितने भी पदार्थ है उनकी उपलब्धता का मतलब यही होता है कि भारत के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ है, जितने भी सरकारी अन्न भंडार है, सबके पास क्या होना चाहिए? एक फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। असेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि पहुंच सबके पास होनी चाहिए। अब पहुंचेगी कैसे? देखो, जिसके पास इतना पैसा नहीं है उसके पास कैसे पहुंचेगा खाना? सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पास करने की जरूरत पड़ी। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन देखो मेंस में बन सकता है। मैं आपको सीधा बोलूं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उससे जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में बताइए। तो जो मैंने पूरा आपको एक्ट समझाया है वो आप बताएंगे। और अगर इसी बार मेंस में ऐसा सवाल आता है तो आप अपने आंसर की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो? आप अपने आंसर की स्टार्टिंग में ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप अपनी स्टार्टिंग की लाइन ये रख सकते हो। उसके बाद आप क्या चेंजेस करोगे इसके अंदर? उसके बाद आप इसमें जो है चैलेंजेस भी समझाओगे। आप बताओगे यहाँ पर कि इंडिया ने जो है बिल्कुल ये सुनिश्चित करने की, सॉरी, सुनिश्चित करने की पूरी पूरी तरीके से कोशिश करी है, लेकिन सुनिश्चित करने में कई जगह पे विफल रहा है कि इसमें उपलब्ध भोजन के प्रकारों में आवश्यक विविधता शामिल होनी चाहिए। क्या होता है ना कि जो सूक्ष्म पोषक होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आज भी डेफिशिएंट। सो इसी प्रकार से यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनकी डेफिशिएंसी कम करने की कोशिश की गई है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबको मिलने चाहिए। प्लस ज्यादा देखा गया कि भाई 62,000 से ज्यादा जो है ना राइस और वीट ही है, और वो जो है काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। उसमें बहुत ज्यादा जो है रेन की और बारिश के संक्रमण आने की वजह से उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय भी देखने को मिली है। वाटर मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, और साथ ही एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी देखने को कम मिल रही है। सब्सिडी जो है वो और ज्यादा सरकार जो है वो देने की सोच रही है। ठीक है, सब्सिडी हर एक पॉइंट्स के ऊपर। साथ ही साथ इसमें आप देखो, पढ़ो इसमें आगे, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसकी अनुपस्थिति के साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों की सापेक्ष आय में भी काफी कम देखने को मिला है। और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन की वजह से भी यहाँ पर उत्पादकता में कमी आ सकती है। और जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, संसाधनों में कमी आ रही है, कृषि संकट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण भी यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है वो ऐसी गलत देखने को मिल रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये सारी चीजें जो है वो ठीक करने की जरूरत है। सरकार को यहाँ पर इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने की जरूरत है। समझते हैं सब लोग इस सब चैलेंजेस को ओवरकम करना, इसी को हम कहते हैं चैलेंजेस यहाँ पर ओवरकम करने की जरूरत है यहाँ पर। अब सरकार द्वारा इस पूरे इनिशिएटिव्स के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं, जैसे कि मिड डे मील का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। मिड डे मील प्रोग्राम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोग्राम है, जिसके अंदर 12 करोड़ चिल्ड्रन को यहाँ पर फायदा दिया जाता है, 12 करोड़। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का भी इसमें यही सारी चीजें की जाती हैं।
ये आया है। एमजी नरेगा भी आपने देखा होगा, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता ताकि सरकार जो है वो कोशिश करे, यहाँ पर किस चीज की कोशिश करे, सरकार को ये पूरी कोशिश मिलती रहे। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन शॉप्स वगैरह के जो सिस्टम है, वहां पे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाए। तो सरकार इन्हीं चीजों के ऊपर कोशिश करती है, करती रहेगी आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी। ये सब चीजें सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। इस तरीके की काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं। अंत्योदय अन्न योजना भी मैंने बताया, दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना, ये भी किया गया है। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये सारे स्टेप्स प्रमोशन करने के लिए ही इन सब चीजों में लिए गए हैं। एग्जाम में इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आप इसको, पूरे टॉपिक को आपने किस तरीके से बेसिकली याद रखना है, आपका ये याद होना चाहिए। पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपको, वो आपको याद रखना है रिस्पेक्ट टू मेंस के लिए। प्रीलिम्स में उतना नहीं पूछेगा, मेंस में आपके लिए ज्यादा पूछा जाएगा इसके अंदर। मेंस के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो मैंने बताया है उसको मेंस के रिस्पेक्ट में याद रखना, सब लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया के पास अभी ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, आप भी जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, एक ऐसी हाइड्रोजन होती है जो आप वाटर को स्प्लिट कर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर उससे आप जो है यहाँ पर लेके आओ, जिससे कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं आएंगी, ग्रीन हाउस गैसेस का कोई उत्पादन नहीं होगा। इससे क्या होगा कि उपयुक्त विधि से इसके अंतर्गत क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया ऊर्जा गहन होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करने से उत्सर्जन में काफी वृद्धि हो सकती है। और ये एकमात्र ऐसा रूप है जो नेट जीरो उत्सर्जन जो है ऊर्जा भविष्य के साथ पूरी तरह से संगत है। मतलब आगे आने वाली जो हमारी नीड्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की जो हमारी नीड है, ये उससे बिल्कुल मेल खाता है। बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि इसका कुछ वेस्ट नहीं निकलेगा। अगर तो इसका वेस्ट निकल रहा है वो भी वाटर है, तो हमें कोई फायदा, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इससे। ये हमें कैसी एनर्जी देगा, बिल्कुल क्लीन एनर्जी देगा, है ना। 100% रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, और ऐसा साधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। पवन, सौर, ऐसी ऊर्जा के साधन है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। इसको आप बिल्कुल किसी भी जगह पर कभी भी रख सकते हो। आप इसको लंबे समय तक तथर्थ टैंकों में रख सकते हो, संग्रहित करके इसको कहीं पर भी रखा जा सकता है। ये बहुत ही लाइट और हल्का एलिमेंट होता है, बहुत ही लाइट। और इसमें क्या होता है कि आप इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके रख सकते हो आराम से। हाइड्रोजन को लिथियम बैटरीज में कंप्रेस भी करके रख सकते हो। इंडिया जो है आज के टाइम पे इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए परियोजनाएं काफी सारी शुरू कर चुका है। अभी तक इलेक्ट्रोलाइट्स की वास्तविक संख्या जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है भारत में। जैसे कि भारत में जैसे निकल, प्लैटिनम, इस तरीके के जो भी धातु होते हैं, अभी इतना ज्यादा नहीं आया है भारत के अंदर। और अगर मैं बात करूं स्पेशली लेथेनियम, ट्रेशियम, जर्कोनियम, इस तरीके के खनिजों की उपलब्धता भारत में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसी तो बहुत ही बाधाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं इंडिया के अंदर। और आज के टाइम पे बिल्कुल इंडिया की ना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मैंने आपको बताया ही हुआ है। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार कोशिश कर रही है कि इम्प्लीमेंट करा जाए, ताकि जो हमारा 2070 तक का टारगेट है उसको हम कंप्लीट करें। लेकिन ये टारगेट अभी उतने रिस्पेक्ट में नहीं पूरा हो पाया है। ठीक है, और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे इस चीज को। हमारी कोशिश क्या है कि हम इस चीज को एक्सपोर्ट भी करें आगे आने वाले समय में। हम लोग करीब करीब 5 MMT, 5 मिलियन मेट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में बनाए, इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें यहाँ पर, और करीब करीब हम 125 गीगावाट की एनर्जी खुद से उत्पन्न करने के काबिल बने। 6 लाख से ज्यादा जॉब लोगों को मिले। समझ रहे हो, इस तरीके से। और इस पूरे की मिशन के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D कहते हैं उसको हम, R&D सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव भी दिया है शिप के नाम से। क्या है शिप की फुल फॉर्म? शिप की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। इस नाम से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ताकि इस पे क्या किया जा सके, थोड़ा सा इनिशिएटिव और लिए जा सके। प्लस अपने इंडिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड है जो OIL, उन्होंने यहाँ पर भारत का 99% ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
असम के जोरहट में स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है ना, ये भी याद रखना। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसको स्टार्ट करने वाली है। हम बाहर से जो इतना फॉसिल फ्यूल मंगाते हैं उसकी हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सरकार अपनी जो है इस पूरे मिशन में स्टार्ट कर रही है। पूरा लिख लीजिए इस पूरे मिशन को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस मिशन। इस पूरे को लर्न कर लो, इस पूरे को लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इससे सवाल आते हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है D2D2, इसको जो है अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक नई यहाँ पर स्टार्ट करी है। इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और ये जो है नया रॉकेट है यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट के नाम से। तो ये लॉन्च व्हीकल अभी नया ही आया है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। और डेमो अभी तो आया है, प्रॉपरली पूरा नहीं बना, डेमो इसका तैयार हो गया है। 500 किलो का रहेगा और ये लो ऑर्बिट में रहेगा, D2D2 प्लेसेस में रहेगा। ये बहुत लो कॉस्ट बनाया गया है इसको, मतलब होता है ना, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ इसको इसरो ने डेवलप किया। करीब करीब 35 करोड़ की इसकी लागत रही है। 34 मीटर की इसकी हाइट है, ज्यादा हैवी भी नहीं है ये। और ये बहुत सारे यूएस के जो अलग अलग मिशन हैं उनके उनसे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। पहला लॉन्च इसका फेल हुआ था, अब दूसरा लॉन्च इसका सक्सेसफुल देख लिया गया है। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखिएगा। ये जो है ये व्हीकल लेके क्या जाएगा, इसरो की EOS-07, यूएस की बेस्ड है ये वाली सैटेलाइट, एंटेरिस आजादी सैट। ये जो है इस वाले पूरी सैटेलाइट को 450 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में जाके प्लेस कर देगा। इसका ये काम है। ठीक है, ये जो PSLV है ना, PSLV का बहुत ज्यादा प्राइस जो है हाई रहता है। तो हमें अगर छोटी मोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो उसके लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि PSLV का कॉस्ट रेट बहुत ज्यादा आ जाता है। SSLV का कॉस्ट रेट एज कम्पेयर टू PSLV बहुत कम रहता है, और आगे आने टाइम में और इसका रेट जो है बनाने का प्राइस और कम होता जाएगा। ठीक है, तो GSLV और PSLV दोनों को कंबाइन करके इसको SSLV को करके जो है वो एक तरीके से बनाया गया है, नए तरीके से इसको डिजाइन किया गया, जिसका काम यही होगा। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे सब लोग। अब SSLV के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये छोटा सा एक लॉन्च व्हीकल होता है जिसमें 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस होती है। 500 किलो का होता है, 500 किलोमीटर तक ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है यहाँ पर। और ये लॉन्च ऑन डिमांड जो है उसकी चीज को करता है कि अगर अभी डिमांड है और अभी लॉन्च करना है तो उस हिसाब से उसको डिमांड पे लॉन्च किया जा सकता है। और इससे बेनिफिट्स क्या पहुंचेंगे अगर इस तरीके का यूज हम करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आवागमन में जो समय लगता है वो बचेगा, और मांग के अनुसार कभी भी बना सकते हैं, और कम लागत में आप ऊपर जो है वो पहुंच सकते हो। कई उपग्रह को समायोजित करने में इसको सहूलियत देता है, और न्यूनतम चीजों का, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के साथ इसको बनाया जा सकता है। इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत कम है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। देखो अभी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पर सरकार जो जो उन्होंने यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों में अपना पैसा लगाया होता है उसको वो वहां से परिसमापन करते, उसको यहाँ पे लिक्विडेट कर देती है, खत्म कर देती है, या तो आधा या फिर कम। बेसिकली क्या होता है कि जो है राजकोषीय बोझ बढ़ता जाता है, और रेवेन्यू शॉर्टफॉल में थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से सरकार की ये कोशिश रहती है कि विनिवेश करें, हम यहाँ पर अपना पैसा वापस से उठाना शुरू करें। इसी को हम क्या कहते हैं, विनिवेश। क्या होता है कि अगर विनिवेश कर भी लेती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निजी हाथों में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि इसके पश्चात बाद भी बहुमत हिस्सेदारी सरकार के पास ही उसकी रहती है। अगर यहाँ तक कि अगर सरकार का हिस्सा 51% से कम भी हो जाता है किसी PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऐसा कभी हो भी जाता है, तब भी शेष हिस्सेदारी से को इस तरह से बेचा जा सकता है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति को प्रबंधन को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त हिस्सेदारी ना रखी जा सके। तो बेसिकली विनिवेश यही होता है कि जो है धन उगाने वाली एक कवायद होती है जिससे और ज्यादा धन जो है वो निकाला जा सके। इसी को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ताकि सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके और लोग भी शामिल हो सके, तो स्वामित्व का जो अधिकार है वो और लोगों के पास भी जा सके। प्रतिस्पर्धा और बाजार का अनुशासन जो है वो
किया जा सके, आवश्यक सेवाओं का अराजनीतिकरण करा जा सके, इसी को हम क्या कहते हैं, विनिवेश। आप लोग सोच रहे हो कि विनिवेश और निजीकरण में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है कि विनिवेश अगर किया है तो सरकार अपना कुछ एक हिस्सा बेचती है और अधिकांश हिस्सा अभी भी अपने ही पास रखा हुआ है, लेकिन अगर निजीकरण करती है तो पूरा एक संपूर्ण हिस्सा या काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो बेच देती है और अपनी ओनरशिप खो देती है। समझ रहे हो बात को। डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है, जो स्वामित्व होता है वो काफी तक सरकार के पास ही रहता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में तो आप कह रहे हो कि आपने पूरा कंट्रोल ट्रांसफर ही कर दिया, आपने अन्य अधिकारों को बिल्कुल हस्तांतरण करके किसी और को ही ट्रांसफर कर दिया, उसे कहते हैं हम क्या, प्राइवेटाइजेशन। विनिवेश में सरकार 50% से अधिक हिस्सेदारी रखती है अपने पास, जबकि निजीकरण में या तो 50 से कम भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, प्रॉपरली अपने स्टेक्स को बेच करके पूरा का पूरा पैसा किसको दे सकती है, प्राइवेट कंपनी के हाथ भी दे सकती है, इसे कहते हैं हम विनिवेश। तो इसमें ये डिफरेंस होता है। डिसइन्वेस्टमेंट को अब हम और समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट अगर होती है तो उसके क्या एग्जाम्पल या फिर क्या फायदे इसके हो सकते हैं भारत की पॉलिसी के हिसाब से। तो देखिए भाई, इससे क्या होता है, पहली बात तो सरकार पे बर्डन कम आता है, तो सरकार अपना पैसा जो है बाकी और इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर ऐसी कंपनीज में लगा सकती है जो और उनको फायदा दे रही है। ओएनजीसी हो गया, ठीक है, अब बीएसएनएल से अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दी सरकार ने और ओएनजीसी पे लगा दिया, सरकार को फायदा होगा ना। बीएसएनएल पे बेफालतू में खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, कभी तो ये लॉस मेकिंग में जा रही है। तो सरकार जो है और ज्यादा चीजों पे जो उस समय की जरूरत है, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अभी की रिक्वायरमेंट है और वो बढ़ेगी, बाजारों में दक्षता बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो इन सब चीजें यहाँ पर बढ़ेगी और जो बाकी और पीओएसयू जिनको जरूरत है आज के समय में और ज्यादा प्रोवाइड करने की, उन पीएसयू को भी यहाँ पर आप ऑटोनॉमी दे सकते हो। प्लस ये है कि थोड़ा सा इसके नुकसान भी कुछ होते हैं, जैसे कि जब आपको तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए समाप्त इसको हम एकदम से नहीं कर सकते हैं कई बार, ठीक है। और जो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो पूरा विनिवेश है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो निजी उद्यमों पर नियंत्रण करते हैं और बाजार में जो भी सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है वो भी यहाँ पर देखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने कभी एकाधिकार भी हो गया तो भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और साथ ही साथ लोगों की जॉब्स भी चली जाती है, क्योंकि बहुत ही इजीली आप किसी को हायर कर रहे हो, किसी को फायर कर रहे हो, तो ये थोड़ी ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है भाई, इसे हम क्या, पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं पूरा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद एक नई चीज और न्यूज में आई है अभी, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर लोगों का दम घुटने की वजह से एक 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिसे हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं। सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर आप लोग भी जानते हैं कौन सा रहा है सबसे बुरा, भोपाल गैस त्रासदी। याद है सबको, सब लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल डिजास्टर सबसे बुरा रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, चसनाला माइनिंग डिजास्टर, जयपुर ऑयल डिपो फायर, कोरबा चिमनी कोलैप्स, बहुत सारे ऐसे रहे, डिजास्टर की सीरीज रही है ये वाली। तो ये विशाखापट्टनम में भी हुआ था, है ना। तो इस तरीके की चीजें काफी सारा रहती हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के रूप में आती है, और ये मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आई एम टेलिंग यू, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए पूछा जा सकता है इसके ऊपर, कि इंडिया जो है वो सेफ्टी या इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के ऊपर कैसे काम करे। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, बट एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या आएगा आप समझ रहे हो। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है, किस तरीके की आपदा होती है और कैसे इसको बचाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, देर इज अ हाई चांस, देर इज अ डेफिनेटली चांस कि इस टाइप का कोई डिजास्टर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जा सकता है ना। अब हम इसमें देख लेते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी भी आपको याद होगा, 2 और 3 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुआ था। ये चीज मिथाइल आइसोसाइनेट वहां से लीक हुई थी, जिसकी वजह से 3,000 लोगों की डेथ कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में ही हो गई थी, और उसके बाद कितने लोगों को तो लाइफ लॉन्ग का इशू रहा था, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद से सरकार ने काफी सारे नए नए एक्ट्स यहाँ पे पास करे, बिल्कुल करे हैं, ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके आगे आने वाले समय में। लेकिन आज के टाइम पे
अभी भी आप देखने को देख रहे हो। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक आपदाएं वही होती हैं जब कभी भी औद्योगिक में कोई भी कमी हो सकती है। हो सकता है कोई गैस का लीक हो गया, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी में फायर लग गई, आग लग गई, कोई इंजरी हो गई क्योंकि भाई वहां पर कोई मशीन में खराबी थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं। जैसे कि केमिकल्स का रिलीज हो जाना बहुत कॉमन है, केमिकल्स का रिलीज हो जाना जिसकी वजह से दम घुटता है, और फिर उसके बाद केमिकल डिजास्टर्स की वजह से डेथ हो जाती है। 1984 में भोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी सेम इंसिडेंट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, है ना। जो प्लांट्स है ना उनकी बहुत एज हो गई है, और उसमें से जो है वो एकदम फायर हो गई, एक्सप्लोजन कुछ निकल के आ गया, और मतलब इस टाइप की चीजें देख रहे हो, ऐसी चीजें हो जाती है, आराम से ये चीजें हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिजास्टर। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब हम इसमें आगे समझते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर में ह्यूमंस की गलती की वजह से भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। कोई न्यूक्लियर का एरिया है तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी होता है, माइनिंग एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, रेनिंग, फ्लड्स, इन चीजों की वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन, ये सारे रीजंस की वजह से कहीं पर भी हो सकता है। और इसी के लिए सरकार ने यहाँ पर NGMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बनाया। 25 स्टेटों में आज के समय में इसको ये काम कर रही है, ताकि ऐसे रिस्क को बचाया जा सके और पहले ही इनको देखा जा सके कि ये कि इसको होने से पहले ही हम बचा दें। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक आपदाएं क्या है, इन्हें भारत में कैसे रोका जा सकता है, इन पर चर्चा करें। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले औद्योगिक जो आपदाएं उनकी डेफिनेशन दोगे, और डेफिनेशन आप कौन सी लिखोगे, जो आपको यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाली आपने डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को इंग्लिश हिंदी में लिखी हुई है ये आप बताएंगे। फिर आप थोड़ा सा टाइप समझाओगे कि क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक की वजह से आ सकता है, कोई उसका जो प्लानिंग है वो सही नहीं है, वहां का इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है, कोई वहां पर सुपरविजन देखने वाला कोई नहीं है, वर्कर्स को हैंडल करना नहीं आता, केमिकल एक्सप्लोड हो गया। ये सब आप रीजन समझाओगे, आप टाइप्स बताओगे पहले तो, फिर आप यहाँ पे बताओगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब ये है इसका हैंडल करने का तरीका, कि पहले ही इसको क्या लगाया जाए वहां पे, अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, पहले ही मजबूत जोखिम प्रबंधन संरचना को पहले ही तैयार करो, पूर्व चेतावनी चेतावनी प्रणाली तैयार करो, तैयारी करो वहां पर, जिससे आप लोगों को जागरूकता दो। आप उसको कहते हैं ना, हम एक कहते हैं मॉक ड्रिल्स, आप लोगों को याद होगा हमारे स्कूल में सिखाया जाता था हमें कि कभी अर्थक्वेक आए तो आपने कैसे भागना है, उसके लिए मॉक ड्रिलिंग करवाई जाती है। एक कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि भाई कभी आग लग जाए तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी पता है कि कई स्टूडेंट्स को, बहुत से लोगों को आज भी फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करना नहीं आता है, क्योंकि सिखाया नहीं जाती है हमें वो चीज। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल्स में ही ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स हमारा एक ऐसा एरिया है जहां पर हम इन चीजों को मल्टीपल और बहुत से लोगों में बैठ के सीख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम बहुत से लोगों के बीच में होते हैं, तो हमें उस समय कैसे रिएक्ट करना है वो बहुत जरूरी है, उस समय जानना। समझ रहे हो सब लोग इस चीज को। ढांचागत विकास कैसे करना है, प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास कैसे करना है, संकट को कम करने में कैसे मदद मिलनी है, टेबल के नीचे छुपना है, बाहर निकल के आना है, कैसे मदद करनी है, ये समझाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे होनी चाहिए, अगर बच्चों के लेवल में बात करूँ तो स्कूल लेवल से सिखानी चाहिए, कॉलेज लेवल से इस चीज की ड्रिलिंग होनी चाहिए, कॉलेज में भी सिखानी चाहिए ये चीजें। और उसके बाद जैसे हम आज के टाइम पे सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उसमें भी ये चीजें दिखानी चाहिए, सरकार को ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए लोगों को बताने के लिए कि ऐसी सिचुएशन आ गई और लोगों ने ऐसे बचाया या किसी की मदद करी ऐसे, क्योंकि ऐसी जब सिचुएशन आती है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। सब लोग जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन आने पर पता सबको होता है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, पर दिमाग उस समय काम नहीं करता। तो ऐसी चीजों को पहले ही दिखाओ ताकि सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में वो चीज फिट हो जाए, और कभी किसी के साथ ऐसी आपदा हो तो वो उसको संभाल भी सके। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक, ये सब प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर, एंट्री माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, रोगा रोगाणु रोधी प्रतिरोध। अब इसमें क्या होता है, ये एक किस तरीके का एक यहाँ पर एक प्रतिरोध होता है, एंटी माइक्रोबियल, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये चीज होती क्या है, बेसिकली
एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप जो है आपने आपको यहाँ पर एक ऐसे संक्रमण के इलाज के लिए यहाँ पर एक दवाएं यहाँ पे बनाई जाती हैं, जिससे आप पहले ही क्या कर लोगे, अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे। इसे हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स के अगेंस्ट आप अपने आप को प्रिवेंट करोगे। इसमें क्या होता है और कि कोई पैरासाइट्स हो गए जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, वो क्या होता है कि ये सब जो है ना अपना टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि आप मेडिसिन भी ले लो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, ये तब होता है जब एक सूक्ष्म जीवी अपने आप को समय के साथ बदलता है, और कोई भी दवाई ले लो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके ऊपर, और उसमें संक्रमण का जो इलाज है ना उसको ठीक करना भी मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं ना वो इतने ज्यादा यहाँ पर आ जाते हैं ना, वो रेजिस्टेंस दे देते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इन्हीं को कई बार हम लोग सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट है ऑल्जरमैन। ऑल्जरमैन क्या चीज होती है? ये एक शब्द हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने यहाँ पर सुना हो ऑल्जरमैन, और कई लोगों ने इसके बारे में ना सुना हो, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑल्डरमैन क्या चीज होती है। बेसिकली ये एक वहां की टर्म, नॉर्थ अमेरिकन टर्म है और ऑस्ट्रेलिया में भी यूज की जाती है, जिसमें आप मेयर के साथ एक पर्सन को और चूज करते हैं। मेयर के साथ होता है, ये इंग्लिश के लॉस के हिसाब से चलता है। इंडिया में इसको कई कई जगह पे इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बाकी हाँ, दिल्ली के अंदर यहाँ पर इसको बोला गया है कि दिल्ली के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1957, उसके तहत जो वहां का उपराज्यपाल है, एलजी है, वहां पर 10 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर सकता है यहाँ पर, जिनकी एज 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से पर्सन कौन होता है, नगर परिषद या नगर पालिका का एक सदस्य होता है, जिन पर परिस्थिति के अनुसार सटीक जिम्मेदारियां दी जाती है, उसको ऑल्डरमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मेयर के इलेक्शंस में वोटिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये मेन वुमेन दोनों हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नहीं होता मेयर जैसा, लेकिन मेयर से एक तरीके से सेकंड लेवल पे काम करता है ये। ठीक है ना, ये इंग्लिश से ही हम लोगों ने पूरा कॉपी किया है, इसका मीनिंग कई कई जगह पे अलग होता है। हाँ, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, मैं ये नहीं कहूंगी बाकी जगह यूज होता है, क्योंकि बाकी जगह उसका उतना रोल है नहीं। अभी रिसेंटली ही जो दिल्ली के अभी एलजी है, दिल्ली के एलजी कौन है अभी, वीके सक्सेना। वीके सक्सेना ने अभी ही यहाँ पर 10 नॉमिनीज को यहाँ पर जो है बीजेपी के मेंबर्स को यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शंस के बाद से यहाँ पर कोशिश करी है कि उनको प्रॉपर तरीके से देखा जाए, रूल किया जाए उनका। तो ये इस तरीके से स्टार्ट किया गया ऑल्डरमैन, जो कि यहाँ पर अपना काम देखता है। ये ऑल्डरमैन ओल्ड वर्ड से आया है, तो वहां से इस शब्द को निकाला गया है, और इसका और कोई सेंस नहीं है, बस ये याद रखिएगा इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है ऑल्डरमैन। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग मीनिंग है, और हमें जो है पता होना चाहिए इंडिया के रिस्पेक्ट में। सो इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको मैं कहूंगी कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है। इसको कोई इलेक्शंस करके नहीं लाता, ये नॉमिनेटेड होता है, ना ही हेड होता है ना ही बड़ा होता है, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नॉमिनेटेड होता है। सिर्फ नॉमिनेटेड, ना ही ये हेड, चेयरमैन, मेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता ये। ठीक है ना, ये सब फैक्ट्स को याद रखना। ये है आपका पूरा आज का हमारा लेक्चर, कंप्लीट कीजिएगा। जल्दी आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे मिलने वाली है। लेक्चर मिल जाएगा पूरा, आप लोगों को प्रॉपरली सुनिएगा उसको भी, उससे भी बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने का चांसेस है। यहाँ तक कंप्लीट करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।